हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं हूं आपकी मैडम सर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर जो है डेवलपमेंट। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि डेवलपमेंट होता क्या है, क्या डेवलपमेंट हर इंसान के लिए अलग अलग होता है, क्या डेवलपमेंट एक पार्टिकुलर इंसान और एक नेशन के लिए अलग अलग होता है। आज हम लोग डेवलपमेंट के सारे एस्पेक्ट्स के बारे में जानेंगे और ये चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी बुक। डेवलपमेंट, आखिर डेवलपमेंट होता क्या है? डेवलपमेंट वो एस्पिरेशंस हैं, वो डिज़ायर्स हैं जो कि हम चाहते हैं कभी ना कभी उनको करना या कभी ना कभी उन चीज़ों को प्राप्त करना। और अगर हम उन चीज़ों को पा लेते हैं, उन चीज़ों को अचीव कर लेते हैं तो वही कहलाता है हमारा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक पार्टिकुलर इंसान के लिए अलग अलग होता है। एक इंसान का दूसरे इंसान से डेवलपमेंट का गोल हो सकता है कि अलग हो, और उसी तरह डेवलपमेंट एक इंसान के लिए और एक नेशन के लिए बिल्कुल अलग अलग एक्सपेक्ट है। एक नेशन एक वाइड फॉर्म है जहाँ पे हमें हर चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है और एक बहुत ही ज़्यादा लार्ज रेशियो में हमें उन सब के बारे में ख्याल कर उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है। पर कि जब एक इंसान के बारे में हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना पड़ता है, वह इंसान बस अपने बारे में सोचता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर इंसान, सबके लिए डेवलपमेंट की गोल जो है वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि कोई गरीब आदमी है तो वह कुछ अलग सोचेगा, कोई अमीर आदमी है तो वह कुछ अलग सोचेगा। जैसे कि आप अपने क्लास के ही दो बच्चों की एग्जाम्पल्स ले लीजिए। कोई बच्चा जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और कोई बच्चा जो बहुत ज़्यादा पुअर है। अगर वह आज 60% ला रहा है तो उसके लिए 70% लाना भी कल को एक डेवलपमेंट होगा। बट जो बच्चा 90% ला रहा है उसके लिए 70% लाना डेवलपमेंट नहीं होगा। वो यही एक्सपेक्ट करेगा कि कल को मुझे 95% आए या फिर मोर देन दैट, उससे भी ज़्यादा आए, उसके लिए वो डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पे दोनों के लिए डेवलपमेंट के गोल्स क्या हैं, अलग अलग है। वैसे ही और सब जगह यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक रिक्शा पुलर है जो चाहता है कि उसके पास एक कार हो, तो अगर वो एक कार खरीद लेता है अपने रिक्शे की कमाई से तो वो उसके लिए डेवलपमेंट होगा। पर जिसके पास कार पहले से है तो उसके लिए कार खरीद लेना डेवलपमेंट नहीं होगा। यहाँ देखिए दिया हुआ है डेवलपमेंट गोल्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन। अलग अलग कैटेगरी के पर्सन के लिए कैसे डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग होते हैं। जैसे कि एक लैंडलेस रूरल लेबर है, वह क्या चाहेगा अपने डेवलपमेंट में? वह चाहेगा कि उसके पास तो ज़मीन नहीं है, गरीब है, गांव में रहता है, वह यही चाहेगा कि उसे काम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दिन काम का मिले, अच्छे सैलरीज पे उनको काम पे रखा जाए, अच्छे वेजेस पे। वेजेस मतलब जो डेली का हमारा इनकम होता है उसी को बोलते हैं वेजेस। वह ये भी चाहेगा कि जो भी लोकल स्कूल है उसमें बहुत अच्छी पढ़ाई हो पाए ताकि उनके बच्चे अच्छे से एजुकेशन ले सके। वह ये चाहेगा कि उनके साथ कहीं भी कोई डिस्क्रिमिनेशन उनको फेस ना करना पड़े, उनको कहीं भी किसी से अलग ना समझा जाए। वह ये भी चाहेंगे कि अगर आगे कहीं उनको किसी भी इलेक्शन वगैरह में पार्टिसिपेट करना हो तो उनको मौका मिले पार्टिसिपेट करने का, उनको लीडर बनने का मौका मिले। ऐसा ना हो कि ये मौका उनसे छीन लिया जाए। वह क्या चाहेगा कि हर जगह मुझे इक्वालिटी मिले, मुझे अमीरों से ज़्यादा फर्क ना किया जाए इन अ सोशल पर्सपेक्टिव, है ना। वैसे अगर एक प्रॉस्पेरस फार्मर जो कि पंजाब के हैं, जिनके पास काफ़ी पैसा है, वह क्या चाहेंगे? वह यही चाहेंगे कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट कर सके, हमें जो है अपने क्रॉप से ज़्यादा पैसे कमाएं, हार्ड वर्किंग लेबर्स हमारे पास आए और उन लेबर्स की जो कॉस्ट है, उनके जो वेजेस है वो बहुत ही ज़्यादा सस्ते दे हो। वह यही ना चाहेंगे। वह थोड़ी चाहेंगे कि हमारे यहाँ महंगे लेबर आए और हमको ज़्यादा पैसा दे। नहीं, वह यही चाहेंगे कि बहुत सस्ते लेबर आए ताकि हमारा पैसा बचे, कम पैसे में हमारा काम हो जाए। वह ये चाहेंगे कि अपने बच्चों को बाहर भेजे पढ़ने के लिए या कुछ भी रहने के लिए। वैसे ही फार्मर्स जो कि बस बारिश पे डिपेंड करते हैं अपने क्रॉप को ग्रो करने के लिए, वह क्या चाहेंगे? वह चाहेंगे कि हमारे अच्छी से अच्छी बारिश हो या फिर इरिगेशन फैसिलिटीज़ लाया जाए ताकि हमारे लिए इरिगेशन करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। वह यही चाहेंगे ना। उसके बाद एक रूरल वुमेन है जो कि बहुत ही बड़े ज़मींदार फैमिली से बिलोंग करती है। लैंड ओइंग फैमिली मतलब ज़मींदार फैमिली। उसके लिए क्या हो सकता है उसकी एस्पिरेशंस कि वो अभी तो रूरल है, गांव में रहती है। वो चाहेगी कि मैं शहर में निकलूँ, शहर को देखूँ, वहाँ जा कर के पढ़ूँ, वहाँ पे शहरी लड़की जैसे अपने जीवन को बिताऊँ, अच्छे से अच्छे एजुकेशन लूँ। जैसे उनके भाइयों को बाहर भेजा जाता है वैसे उनको भी बाहर भेजा जाए, अच्छा एजुकेशन लेने का उनको भी मौका मिले। वह यही चाहेंगे। और बाकी है अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ। इसके बारे में आप सोचिए कि एक अर्बन अनएम्प्लॉयड, एक जो शहर में आजकल के यूथ रहते हैं जो कि आज अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, उनके लिए गोल क्या होगा उनका? उनके लिए वो क्या सोचेंगे कि उनके लिए ये डेवलपमेंट गोल ये उनका है? ये आप बताइए। वैसे ही एक बॉय है जो कि बहुत अमीर शहरी फैमिली से है, अर्बन फैमिली से, तो उसके लिए क्या डेवलपमेंट गोल होगा? ये भी आप बताइए।
उसके बाद एक गर्ल है जो कि बहुत ही अमीर शहरी फैमिली से, वो क्या चाहेगी कि मुझे आज़ादी, मुझे कंप्लीट फ्रीडम मिले, जैसे कि उनके भाइयों को मिला जाता है, उसे अपना डिसीजन खुद लेने का मौका मिले, वो क्या करना चाहती है, नहीं करना चाहती है, वह खुद सोचे, उसे अपने करियर को, अपने पढ़ाई को बाहर जाके करने का मौका मिले, वह यही सोचेगी, है ना। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि इन सब चीज़ों से हमें क्या समझ में आता है कि जितने भी इंसान हैं, जितने भी अलग अलग तरह के इंसान हैं, सबके क्या है, डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग है, डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग हैं। हो सकता है कि जो डेवलपमेंट गोल एक इंसान का है वो दूसरे इंसान के लिए डेवलपमेंट गोल ना हो सकता है कि ये उनके लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है कि तुम जो चाहते हो वो दूसरों के लिए हानिकारक हो। जैसे कि यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये रोड पे कार चलाने वाला इंसान, ये क्या चाहेगा कि यहाँ जो रोड का जगह खाली है वो इसको मिल जाए, इस पर भी रोड बन जाए ताकि उसे गाड़ी चलाने में आसानी हो, उसे ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिले, वो आराम से गाड़ी चला पाए, वो तो यही चाहेगा ना। बट ये औरत जो कि यहाँ रोड के बगल किनारे में अपना एक छोटा सा घर बना के रह रही है, वो क्या चाहे, वो कभी ऐसा चाहेगी, वो तो यही चाहेगी ना कि ऐसा कभी ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वह अपनी रहने का ठिकाना खो देगी, वह बेघर हो जाएगी, और ये उसके लिए बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्टिव चीज़ हो सकता है, उसके लाइफ को पूरी की पूरी तरह तबाह कर सकता है ये, इसलिए वो ऐसा कभी नहीं चाहेगी। तो इसी से हम लोग जानते हैं कि शायद जो एक इंसान का डिस्ट्रक्टिव गोल हो, जो एक इंसान का डेवलपमेंट का गोल हो सकता है दूसरे इंसान का डेवलपमेंट गोल ना हो, वो उसके लिए डिस्ट्रक्टिव हो। अब आते हैं हम लोग की डेवलपमेंट में कौन कौन से ऐसे गोल्स होते हैं। अगर हम डेवलपमेंट के बारे में, अपनी डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं तो हम पहले कौन से एस्पेक्ट्स के बारे में सोचते हैं। तो पहला है इनकम। सबसे पहले तो हम अपनी डेवलपमेंट के लिए इनकम के बारे में ही ना सोचेंगे कि हमारा इनकम जो है वो ठीक हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं। और जो गरीब हैं, बहुत गरीब हैं, जिनके पास खाने का पैसा नहीं है, वो तो यही सोचेंगे ना कि हमें कम से कम इतना पैसा हम कमा लें कि हम 2 वक्त की रोटी खा सकें। और भी बहुत सारे गोल हैं, बस इनकम पे ऐसा नहीं है कि बस इनकम पे ही पूरा डेवलपमेंट बेस्ड होता है, और भी बहुत सारे गोल हैं। और भी बहुत सारे गोल, जैसे कि हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ हमें एक जैसा समझा जाए, इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए, वहाँ हमें आज़ादी से रहने का मौका मिले, वहाँ हमें सुरक्षा मिले, सिक्योरिटी मिले, हमें रिस्पेक्ट मिले, आदर मिले, हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, हमें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं फेस करना पड़े, वो तो यही चाहेंगे ना। ऐसा नहीं होता है कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा इनकम है तो हम बहुत ही ज़्यादा खुश रहेंगे। इनकम जो है बस एक मटेरियल एस्पिरेशंस हैं उन्हीं को फुलफिल कर सकता है, और लाइफ में जीने के लिए बस मटेरियल थिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे हमारा लाइफ क्या करता है, डिपेंड करता है। और भी बहुत सारे फैक्टर है जिस पे हमारा लाइफ डिपेंड करता है, जैसे कि आपकी फैमिली, है ना, आपके दोस्त, ये दोस्त, फैमिली, ये सब ऐसे एक्सपेक्ट्स हैं जो कि आपका पैसा नहीं खरीद सकता आपके लिए। हो सकता है कि आप कभी मेंटल ब्रेकडाउन से फेस करें तो आपकी फैमिली ही है जो आपको हेल्प करेगी, और कोई आपका हेल्प नहीं कर सकता, आपके फ्रेंड्स ही हैं जो आपके साथ रहेंगे, आपको समझाएंगे। पैसा इन सबको कभी नहीं खरीद सकता है। और चलिए, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया गया है कि इफ़ यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस, अगर आपको कहीं दूर जाकर एक जॉब मिलती है तो आप क्या करेंगे उस जॉब को एक्सेप्ट करने से पहले? बहुत सारे फैक्टर्स पे ध्यान देंगे, जैसे कि पहले आप उस जॉब के इनकम के बारे में सोचेंगे, है ना। उसके बाद सोचेंगे कि वहाँ हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, हमारे फैमिली को क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, वहाँ का काम करने का वातावरण कैसा होगा, वहाँ क्या क्या सीखने का मौका मिलेगा, ये सब देखेंगे। ये सब देख के हम वहाँ जॉब करने जाएंगे। और एक दूसरा केस है जहाँ पे तुम्हें बहुत ही ज़्यादा कम पैसे मिले, बट तुम्हें क्या हो, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिले, मतलब वो जो एम्प्लॉयमेंट है तुम्हें हमेशा मिलते रहे, और तुम्हारी सुरक्षा जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो। 2 केस है। और एक दूसरा केस है जहाँ पे तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे मिले पर वहाँ पे तुम्हारी क्या है, जॉब की सिक्योरिटी नहीं हो, तुम्हारे फैमिली को तुम्हें छोड़ के जाना पड़े, तो तुम क्या करोगे, कौन सा चूज़ करोगे? अगर तुम्हारे पास सिक्योरिटी है, तुम्हें फिर फ्रीडम चाहिए, अपने फैमिली को सिक्योर देखना चाहते हो, तो तुम क्या करोगे? तुम पहले वाले को चूज़ करोगे। लेकिन अगर नहीं, अगर तुम्हारे लिए पैसा इंपॉर्टेंट है तो तुम क्या करोगे? अपने फैमिली को छोड़ के चले जाओगे, है ना। लेकिन ज़्यादातर व्यक्ति ऐसा नहीं करते, वो क्या करते हैं, वो पहले वाले एक्सपेक्ट्स के साथ जाते हैं, उसको चूज़ करते हैं। डेवलपमेंट के वैसे बहुत सारे गोल होते हैं, बहुत सारे मिक्स गोल्स होते हैं डेवलपमेंट के, है ना। आप पैसे से ज़्यादा सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो भी वुमेन काम करने जा रही है उसे अच्छे अच्छे काम मिले, अच्छा पैसा मिले, और अच्छे पैसे के साथ एक सिक्योर, एक सेफ इन्वायरमेंट मिले। डेवलपमेंट गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट अदर इंपॉर्टेंट थिंग। तो जो भी डेवलपमेंट गोल्स एक इंसान के होते हैं वो बस एक बेटर इनकम नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे और भी ज़रूरतें होते हैं जिन पे एक इंसान का डेवलपमेंट गोल डिपेंडेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे अब कुछ क्वेश्चंस हैं, हमारे जो भी टॉपिक हमने अब तक पढ़ा उसके बेसिस पे उसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाई डू डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशंस इज मोर इंपॉर्टेंट, व्हाई? फर्स्ट है बिकॉज पीपल आर डिफरेंट,
क्योंकि लोग अलग हैं, बिकॉज लाइफ सिचुएशन ऑफ पर्सन आर डिफरेंट, क्योंकि लोगों को सिचुएशन अलग है। वाई डू पर्सन हैव डिफरेंट नोशन, पूछे डेवलपमेंट के लिए अलग अलग इंसान का अलग अलग नोशन क्यों है ना। तो इन दोनों में से दोनों होगा, क्योंकि लोग भी डिफरेंट होते हैं और लोगों के सिचुएशन भी डिफरेंट होते हैं, है ना। कुछ लोग जैसे लड़कियां हैं, लड़के हैं, तो दोनों को अलग अलग टाइप का लाइफ चाहिए। वो लड़की है, ठीक है, उनका लाइफ जीने का ढंग अलग है। वह लड़का है तो उनका लाइफ जीने का ढंग अलग है। कोई बूढ़ा है तो उसका लाइफ जीने का ढंग अलग है। कोई जवान है उसका लाइफ जीने का ढंग अलग है। कोई बच्चा है उसका लाइफ जीने का ढंग अलग है। ये तो लोग हो गया। और कुछ कुछ सिचुएशन डिफरेंट होते हैं। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कोई कम इंटेलिजेंट है ना। तो इसलिए बोथ ऑफ देम आर इम्पॉर्टेंट। और दूसरा क्वेश्चन है, डू द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स मीन द सेम, जस्टिफाई योर आंसर। ये जो दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं क्या दोनों सेम है, इसको एक्सप्लेन करने बोल रहा है। तो पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, अलग अलग पीपल के अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। पीपल हैव कन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल्स, नहीं, दोनों स्टेटमेंट सेम तो नहीं है, क्योंकि पीपल के डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। पर जरूरी नहीं है कि जो मेरा डेवलपमेंट गोल्स है अगर वो तुम्हारा डेवलपमेंट गोल नहीं है तो मैं तुम्हारे डेवलपमेंट गोल के खिलाफ ही रहूँ, है ना। ज़रूरी ऐसा नहीं है। हो सकता है कि तो मैंने जो अभी एग्जांपल दिया था, क्लास में एक एवरेज स्टूडेंट है, एक बहुत इंटेलिजेंट वुमेन स्टूडेंट है, तो उसको अच्छे परसेंटेज आ रहे हैं, तो मैं जरूरी थोड़ी है, हम दोनों के गोल्स अलग हैं तो जरूरी थोड़ी है कि मैं उसके गोल्स के खिलाफ रहूँगी, हम दोनों में कन्फ्लिक्ट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, अलग अलग है। तीसरा क्वेश्चन है, गिव सम एग्जाम्पल वेयर फैक्टर्स अदर देन इनकम आर इम्पॉर्टेंट। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल देना है जहाँ पे इनकम के अलावा और सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो हमने अभी पढ़ा था ना, एक तो सेफ सिक्योर इन्वायरमेंट, सेफ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, यहाँ पे देखो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है ना, सेंस ऑफ सिक्योरिटी। एक है कि एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट गोल है डेवलपमेंट का। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि हेल्थ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट गोल है डेवलपमेंट का। इन्वायरमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट गोल है डेवलपमेंट का। तो यही सब हम लोग लिख देंगे। पांचवा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सम ऑफ द इंपॉर्टेंट आइडियाज ऑफ द अबव सेक्शन इन योर ओन वर्ड्स। बोल रहा है कि इनको आपने अभी जो भी पढ़ा तो उनमें आपने क्या क्या सीखा, उन सब में से कुछ कुछ को एक्सप्लेन करिए। तो ये तो आपने सीखा है तो आप इन्हें एक्सप्लेन कर दीजिएगा। मैंने बाकी सारे क्वेश्चन समझा दिए, अब आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे जो टॉपिक है हमारा वो है नेशनल डेवलपमेंट। हमने अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो क्या था, इंडिविजुअल, एक इंसान के बारे में हम पढ़ रहे थे कि अलग इंसान के अलग डेवलपमेंट गोल होते हैं, तुम्हारे अलग होंगे, मेरे अलग होंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, राष्ट्र के अनुसार डेवलपमेंट क्या है, ठीक है। जैसे कि हम लोग अलग अलग इंसान के बारे में पूछ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वैसे ही अलग अलग नेशन भी है, अलग अलग नेशन के अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होंगे, पर वो क्या होंगे, वो नेशनल लेवल पे होंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। वही है कि अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग एक्सपेक्ट्स होंगे डेवलपमेंट के, और हो सकता है कि कन्फ्लिक्टिंग नोशंस भी हो, ठीक है। हो सकता है कि एक जो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री ना करे। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे एक इंसान, एक कंट्री में एक इंसान के डेवलपमेंट, एक कम्युनिटी के डेवलपमेंट गोल्स दूसरे कम्युनिटी के डेवलपमेंट गोल से बिल्कुल अलग हैं और बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। यहाँ एक एग्जाम्पल इसमें बताया जा रहा है, अ वेसल डम्प्ड 500 टन्स ऑफ लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट इनटू अ ओपन एयर डंप इन अ सिटी। एक वेसल था जिसने कि 500 टन ऑफ लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट, मतलब कि बहुत ही जहरीले पदार्थ क्या किए, खुले हवा में छोड़ दिए, एक शहर के खुले हवा में छोड़ दिए, जो कि क्या हुआ, पूरे सराउंडिंग सी में फैल गया, है ना। दिस हैपन इन अ सिटी कॉल्ड अबिदजान इन आइवरी कोस्ट। अफ्रीका का एक सिटी था अबिदजान, जो कि आइवरी कोस्ट के किनारे है, वहाँ पे ये हुआ था। और इस टॉक्सिक वेस्ट के कारण बहुत सारी बीमारियाँ हुई, जैसे कि नोजिया, स्किन रैसेस, फेंटिंग, डायरिया इटीसी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बीमार पड़े, बहुत सारे लोग अफेक्टेड हुए। लगभग 26,000 ऑफ लोग बीमार पड़े थे और उनमें से 7 लोग ऐसे भी थे जो मारे गए थे। इससे ये दिखाता है कि वो जो कंपनी था, पहले तो एक बार मल्टीनेशनल कंपनी था जो कि पेट्रोलियम और मेटल्स में डील करता था, पर इससे ये दिखाता है कि कैसे एक कंपनी जो अपने डेवलपमेंट के बारे में सोच रहा है वो दूसरे के डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोच रहा है, और उसका डेवलपमेंट गोल जो है वो कैसे एक कम्युनिटी को डिस्ट्रक्ट कर रहा है, कैसे एक कम्युनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक प्रूफ हो रहा है ना। वही पूछ रहा है इसमें। इसी के बेसिस पे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं कि हु आर द पीपल हु बेनिफिटेड एंड हु डिड नॉट। वैसे कौन से इंसान हैं जिनको इससे बेनिफिटेड हुआ, किसको बेनिफिट हुआ, जो कि इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, है ना, उनको बेनिफिट हुआ, और किसको नहीं हुआ, तो उस कम्युनिटी में जो लोग रहते थे उनको नहीं हुआ। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट शुड बी द डेवलपमेंट गोल फॉर दिस कंट्री। इस कंट्री के लिए अब डेवलपमेंट गोल क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, अब इस कंट्री के लिए अभी डेवलपमेंट गोल होना चाहिए कि वो सारे लोग जो बीमार हैं उनका इलाज करवाए,
और जो भी जो इन्वायरमेंट है वो इम्प्योर हुआ है उसको फिर से प्योर करे, है ना। यही होना चाहिए उस कंट्री के लिए डेवलपमेंट गोल। अब फिर एक क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट कैन बी सम डेवलपमेंट गोल्स फॉर योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी। अब तुम अपने विलेज जहाँ तुम रहते हो उसको देखो, अपनी लोकेलिटी को देखो और बताओ कि उसके लिए डेवलपमेंट गोल्स क्या होने चाहिए। मतलब तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे लोकेलिटी में ये चीज़ बदलना चाहिए, ये चीज़ अच्छा होना चाहिए, इसके बारे में तुम सोचो। आगे पढ़ते हैं। आगे है कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। कैसे कंपेयर करें दूसरे डिफरेंट अलग अलग कंट्री और अलग अलग स्टेट को ऑन डेवलपमेंट लेवल। डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ रहे तो ऑफकोर्स ये डेवलपमेंट के बारे में ही बात हो रहा होगा। तो इसके लिए हम लोग को बहुत सारे फैक्टर्स को, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को लेना पड़ेगा, ठीक है। और उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, कंपेरिजन कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। एक कंट्री को कंपेयर करने के लिए उनका जो इनकम होता है, उनको क्या होता है, उसी को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट समझा जाता है। पर ऐसा नहीं है कि इनकम ही इंपॉर्टेंट है, इनकम के अलावा और भी बहुत ज़्यादा अलग अलग फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। पर यहाँ पे पहले इनकम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हमें किसी भी कंट्री का टोटल इनकम, एवरेज इनकम निकालना पड़ता है। पहले तो टोटल इनकम जानना पड़ता है, फिर उस कंट्री की वेट, उस कंट्री की क्या पॉपुलेशन है उसको निकालना होता है, ठीक है। इनकम के बेसिस पे कंपैरिजन करने के लिए हमें कंट्रीज़ की क्या होती है, एवरेज इनकम को जानना होता है। एवरेज इनकम को ही कहते हैं पर कैपिटा इनकम। एवरेज इनकम का ही नाम है पर कैपिटा इनकम। तो एवरेज इनकम कैसे निकालते हैं, पहले हमें क्या करना होता है एवरेज का इनकम निकालने के लिए, पहले टोटल इनकम, ठीक है, सारे लोग का टोटल इनकम जानना होता है। और उस टोटल इनकम को क्या करते हैं, टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं। उस कंट्री का जितना भी पॉपुलेशन होता है उससे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इससे क्या निकल जाता है हमारा पर कैपिटा इनकम, या फिर कह लीजिए आप एवरेज इनकम। इसी को कहते हैं एवरेज इनकम। अरे जैसे हम लोग एवरेज नहीं निकालते हैं किसी भी क्लास में कि जितना भी नंबर्स हमें दिया होता है उनको सम करते हैं, बाय जितना नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ नंबर कर देते हैं। वैसे ही जो भी इनकम होता है एक कंट्री के हर एक लोग का, उसको पूरे को सम करते हैं, बाय जितना पॉपुलेशन होता है उतना कर देते हैं। तो हमारा पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम निकल जाता है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार, जो कि वर्ल्ड बैंक जो हमारा है वो पब्लिश करता है, उसके अनुसार जो भी कंट्रीज जिनका पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम जो $12,616 पर एनम से ज़्यादा है 2012 में, जो भी ज़्यादा है वो कंट्रीज़ कहते हैं रिच कंट्रीज़ हैं। और जो भी ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनका पर कैपिटा इनकम क्या है, $1035 से है या फिर उससे कम है, वो क्या है, लो इनकम कंट्रीज़ है। और हमारा इंडिया जो है वो मतलब कि लो मिडिल इनकम कंट्री में से आता है, क्योंकि इसका पर कैपिटा इनकम कितना है, $1530 पर एनम, जस्ट 1035 से थोड़ा सा ज़्यादा, इसलिए ये लो मिडल है। मिडल में तो है पर लगभग लो ही है ना। और जो रिच कंट्रीज़ हैं वो कौन से कंट्रीज़ हैं, वो मिडल ईस्ट के स्मॉल कंट्रीज़ जो हैं, कुछ स्मॉल कंट्रीज़, वो क्या है, रिच कंट्रीज़ है। और रिच कंट्रीज़ को और क्या कहा जाता है, डेवलप कंट्रीज़ का भी नाम दिया जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ठीक है एवरेज इनकम तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, पर क्या बस एवरेज इनकम से ही किसी कंट्री को किसी कंट्री के डेवलपमेंट को कंपेयर करना सही है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एवरेज इनकम बहुत सारे गलतियों को भी, झूठियों को भी छुपाता है, बहुत सारी डिस्पैरिटीज़ जो भी भेदभाव है उनको भी छुपाता है एवरेज इनकम। तो एवरेज इनकम बस काफ़ी नहीं है। देखिए यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जहाँ पे 5 कंट्री ए है और कंट्री बी है। कंट्री ए में 5 लोग हैं, कंट्री बी में भी 5 लोग हैं, उनका एवरेज इनकम निकाला जा रहा है। तो यहाँ पे कंट्री ए में देख लीजिए, जो ए का है 1 नंबर का है वो 9500 है इनकम, और 2 का 10500। तो यहाँ पे पाँचों का लगभग क्या है, सेम है ना, पाँचों का सेम है। तो यहाँ का एवरेज इनकम निकाल लेंगे पाँचों का, जितना भी है सम करके बाय 5 करेंगे। लेकिन कंट्री बी में देखिए, जो ये 4 है इनका बहुत ही ज़्यादा कम है, और जो 1 है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब इनकम यहाँ पे इक्वली डिवाइडेड नहीं है। जो 4 लोग हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा गरीब है, और जो 1 लोग है वो बहुत ज़्यादा अमीर है। तो क्या यहाँ पे एवरेज इनकम अगर हम निकाल भी लिए, इन दोनों का एवरेज इनकम लगभग सेम आएगा। तो अगर हम एवरेज इनकम निकाल भी लेते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, हमें कहाँ पता चल पा रहा है कि ये बी कंट्री जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में है, यहाँ के मेजोरिटी ऑफ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा पुअर है, कहाँ पता चल पा रहा है। तो एवरेज इनकम इन सारी चीज़ों ये सारी कमियाँ हैं उनको छुपा लेता है। जैसे कि आप एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कंट्री है जहाँ पे कोई भी ज़्यादा अमीर नहीं है, कोई भी ज़्यादा गरीब नहीं है। यहाँ पे जो 4 चेयर है सब में इक्वली डिवाइडेड, किसी को भी एक पूरा का पूरा चेयर नहीं मिला है, सब इक्वली यूज़ करें। पर यहाँ देखिए ये जो कंट्री दूसरा वाला है,
इसमें जो अमीर है वो क्या है, बहुत ज़्यादा अमीर है, वो चारों कुर्सी पर अकेले बैठा हुआ है और 2 कुर्सी पर 4 लोगों को शेयर करना पड़ रहा है। तो जो गरीब है वो बहुत ज़्यादा गरीब है। हालांकि पता जब चलेगा तो पता यही चलेगा कि ये कंट्री जो है, ये कंट्री ज़्यादा रिच है। ऐसा क्यों? ये कंट्री ज़्यादा रिच क्यों होगा? क्योंकि इसके पास 6 कुर्सियाँ हैं, है ना, और ये जो कंट्री है यहाँ पे 4 ही कुर्सियाँ हैं। पर असली में हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सा है? असलियत में डेवलप्ड कंट्री कौन सा है? ये पहला वाला कंट्री। तो एवरेज इनकम में ये सारी कमियाँ, इन सबको एवरेज इनकम छुपा देता है। इनके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, चलिए देखते हैं। बोल रहा है गिव 3 एग्जाम्पल वेयर एन एवरेज इनकम इज यूज फॉर कंपेयरिंग सिचुएशन। कुछ एग्जाम्पल दीजिए जहाँ पे एवरेज इनकम को यूज़ किया जाता है सिचुएशन को कंपेयर करने के लिए। तो आप कहीं भी किसी एक इंस्टीट्यूशन का एग्जाम्पल दे दीजिए, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, जहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, वहाँ पे एवरेज इनकम से हम लोग क्या करते हैं, एक सिचुएशन निकाल सकते हैं कि कौन से एम्प्लॉय को कितना पैसा मिल रहा है, कौन सा एम्प्लॉय गरीब है, कौन सा एम्प्लॉय अमीर है, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक एवरेज इनकम इज इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया। आप क्यों सोचते हैं कि एवरेज इनकम इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया? हाँ, एवरेज इनकम जो है वो इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया तो है ही, पर ऐसा नहीं कि बस उसी से हम निकाल सकते हैं, पर हमें बताना है कि क्यों है इम्पॉर्टेंट। क्योंकि एवरेज इनकम से हमें पता चलता है कि एक पार्टिकुलर कंट्री का कितना इनकम है ना, एक पार्टिकुलर कंट्री पर ईयर कितना जनरेट कर पा रहा है, ये पता चल पाता है हमें। इसलिए एवरेज इनकम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है। उसके बाद है बिसाइड पर कैपिटा इनकम व्हाट अदर प्रॉपर्टी ऑफ इनकम इज इम्पॉर्टेंट। पर कैपिटा इनकम के अलावा क्या इनकम के अदर प्रॉपर्टीज है जो इम्पॉर्टेंट है? यही इंपॉर्टेंट है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इनकम का कुछ लोगों के बीच, और एक पार्टिकुलर जो है लाइफ को जीने के लिए जितना इनकम चाहिए उतना इनकम तो कम से कम एक इंसान का होना ही चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब 14 क्वेश्चन है सपोज रिकॉर्ड्स सो द एवरेज इनकम इन अ कंट्री हैज बीन इंक्रीजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फर्दर दिस कैन बी कंक्लूड दैट ऑल सेक्शंस ऑफ अ इकोनॉमी हैव बिकम बेटर। क्या हम लोग अगर किसी भी पार्टिकुलर कंट्री का इनकम है जो इंक्रीज करते जा रहा है समय के अनुसार, तो क्या इससे हम समझ सकते हैं कि पूरे के पूरे कंट्री के जितने भी सेक्शंस हैं हर सेक्शन के लोगों का इनकम बढ़ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं सोच सकते, क्योंकि हो सकता है कि जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब हो रहे हैं और जो अमीर हैं और ज़्यादा अमीर हो रहे हैं, ये भी हो सकता है। हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हैं और कुछ लोग जो हैं वो बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो हम इससे नहीं समझ सकते ना कि कैसे कौन पार्टिकुलर इंसान कितना पैसा कमा रहा है, बिल्कुल नहीं समझ सकते। फिर दूसरा क्वेश्चन है फ्रॉम द टेक्स्ट फाइंड आउट द पर कैपिटा इनकम लेवल ऑफ लो इनकम कंट्रीज एज पर। बोल रहा है कि अब कहीं से आप जाके देखो कि लो इनकम लेवल के जो भी कंट्रीज़ हैं उनका पर कैपिटा इनकम क्या होगा। तो आप सर्च करना गूगल पे, वहाँ पे आप लो इनकम वाले कंट्रीज़ से कंपेयर करना। अब इनकम के अलावा जो और फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इनकम के अलावा और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो पहले यहाँ देखिए एक टेबल दिया हुआ है, टेबल 1.3 को देखिएगा जहाँ पे लिखा हुआ है पर कैपिटा इनकम ऑफ सेलेक्टेड देश। हमारे देश के ही कुछ स्टेट्स के बारे में दिया गया है जिनका ही पर कैपिटा इनकम दिया हुआ है। देखिए महाराष्ट्र का इनकम जो है पर कैपिटा इनकम वहाँ सबसे ज़्यादा है, उसके बाद केरला है और सबसे लास्ट में बिहार है ना। ये 2012-13 का रिपोर्ट है जिसमें कि महाराष्ट्र सबसे आगे और सबसे नीचे कौन है, बिहार है। तो इस टेबल के अनुसार क्या है पर कैपिटा इनकम जो है इस टेबल का, इसके अनुसार क्या है, महाराष्ट्र सबसे डेवलप्ड स्टेट है। अब दूसरा टेबल देखिए आप, उसमें दिया हुआ है कि इनकम के अलावा जो और सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, उसमें महाराष्ट्र का जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है वो क्या दिया हुआ है 25, और केरला का कितना दिया हुआ है 12, और बिहार का 40। अब इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट होता क्या है, तो यहाँ देखिए इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का डेफिनेशन दिया हुआ है यहाँ पे कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो होता है वो इंडिकेट करता है कि कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रेन उस साल मरे हैं जो कि 1 साल से कम एज के हैं। किसके प्रपोर्शन में, 100 के प्रपोर्शन, ठीक है। कितने 1 साल से कम के कितने बच्चे जो हैं वो इस पार्टिकुलर ईयर में मरे हैं। तो उसमें क्या है, केरला जो है उसका 12 है और महाराष्ट्र का 25 है। तो केरला क्या है, यहाँ पे इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में महाराष्ट्र से आगे हैं और बिहार यहाँ भी पीछे। अब लिटरेसी रेट देखेंगे, लिटरेसी रेट होता है साक्षरता दर, मतलब कि कितने प्रपोर्शन ऑफ जो लिटरेट पॉपुलेशन है 7 साल और उसके एज के अबव ग्रुप में एक कंट्री में रहते हैं। तो उसमें क्या है, महाराष्ट्र 82 है और वो भी 100 में 9% में गिनते हैं ना, तो 82% है। और केरला क्या है, लिटरेसी रेट में भी आगे है महाराष्ट्र से, और बिहार यहाँ भी पीछे है। अब नॉन अटेंडेंस रेशियो मतलब कि 14 से 15 साल के बच्चे वैसे कितने हैं जो कि स्कूल जाते हैं, स्कूल को क्या करते हैं, अटेंड करते हैं। तो महाराष्ट्र में जो है 64 बच्चे 100 में से,
और बाकी जो बचे 36 वो स्कूल नहीं जाते हैं। और केरला में 78 और बाकी के जो 22 हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं। और यहाँ पे बिहार में हमारा यहाँ भी कम है 65 और बाकी के जो 65 35 बाकी जो 65 है वो स्कूल नहीं जाते। तो इसमें देखा हमने कि जो केरला है वो बाकी के 3 एस्पेक्ट्स में क्या है, महाराष्ट्र से आगे है, जिसका मतलब कि केरला का जो है डेवलपमेंट है वो महाराष्ट्र से अच्छा है ना। अब हम लोग देखेंगे कि अब इनकम के अलावा और कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला यहाँ है पब्लिक फैसिलिटी। पब्लिक फैसिलिटी मीन्स वैसे फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उसी को बोलते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मनी जो है आपके पास वो हर कुछ नहीं खरीद सकता, वह एक अच्छा जीवन नहीं खरीद सकता जो कि आपके लिए ज़रूरत है ना। इनकम एक एडिक्वेट इंडिकेटर नहीं है डेवलपमेंट के लिए। इनकम बस क्या है, एक मटेरियलिस्टिक लाइफ को जीने में लाइफ करता है, हेल्प करता है ना। देखिए जैसे कि बता रहा है कि योर मनी कैन नॉट बाय अ पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। आपका मनी पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकता। आपका मनी अनएडेड बिना मिलावट वाली दवाइयाँ नहीं खरीद सकता। आपका मनी ऐसा कम्युनिटी नहीं अफोर्ड कर सकता जहाँ की ये सब चीज़ पहले से है। ये सब चीज़ आपका पैसा नहीं कर सकता। मनी में ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शन। ऐसे डिजीज़ जो कि इन्फेक्शियस होते हैं, जो कि फैलते हैं एक दूसरे में, उनसे भी नहीं बचा सकता। आपको क्या करना पड़ता है इन सब से बचने के लिए, परहेज करना पड़ता है। पैसे से कुछ नहीं होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे चीज़ इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि बहुत सस्ते होते हैं, ठीक है, बहुत सस्ते होते हैं प्रोवाइड करना। जैसे कि कोई भी चीज़ अगर हम बल्क में लेते हैं तो हमें सस्ता मिलता है, वैसे ही कोई भी चीज़ अगर हम एक होल कम्युनिटी के लिए हम करेंगे तो क्या होगा, वो हमारे लिए सस्ता पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है। जैसे कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, और अच्छे अच्छे स्कूल्स खोलने चाहिए जिससे कि हमारी लोकेलिटी के बच्चे जो एक ही स्कूल में जाके पढ़ सके, है ना। वैसे भी आप ही सोचिए, कलेक्टिवली तो बहुत सारी चीज़ सस्ते पड़ते हैं। जैसे आप सोचिए कि कभी आपको एक सिक्योरिटी गार्ड अपनी सोसाइटी में रखना होगा। अगर हर एक इंसान अपने घर के आगे एक सिक्योरिटी गार्ड रखेगा तो उसके लिए कितना कॉस्टली होगा। लेकिन जब एक पूरा सोसाइटी उस सिक्योरिटी गार्ड को रखने के बारे में सोचेगा तो उसके लिए कितना सस्ता पड़ेगा, है ना। इसलिए कुछ कुछ चीज़ें एक कम्युनिटी में मिलकर करना ज़्यादा आसान होता है। यहाँ देखिए हमने पढ़ा कि केरला हैज़ लो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। क्यों, ऐसा क्यों है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, बेसिक हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। इसलिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो कि बहुत अच्छा काम कर रहा है। हेल्थ और न्यूट्रिशन स्टेटस जो है पीपल का वो अच्छा है, वो सही है और सारे स्टेट्स के मुताबिक, इसलिए यहाँ पे ऐसा है। और सारे स्टेट में क्या है, ऐसा नहीं है, इतनी अच्छी इंश्योरिटी नहीं मिल पा रही है हमें पब्लिक फैसिलिटीज़ की, इसलिए हम और सारे स्टेट्स पीछे हैं। यहाँ आप देखिए कुछ दिया हुआ है क्वेश्चंस, उस पर काम करते हैं हम लोग। टेबल 1.3 और 1.4 में हमने पढ़ा कि महाराष्ट्र जो है लिटरेसी रेट में क्या है, बिहार से आगे है। तो एज इट इज़ इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा, क्या पूछ रहा है, पर कैपिटा में भी इनकम है आगे है, हाँ है, महाराष्ट्र बिहार से पर कैपिटा इनकम में भी आगे है। वही बोल रहा है कि कुछ और एग्जाम्पल सोचिए जिसकी वजह से हम गुड्स एंड सर्विसेज इन चीपर देन देयर, हाँ, जहाँ पे कलेक्टिव गुड्स और सर्विसेज क्या होंगे हमारे लिए चीपर होंगे इंडिविजुअल के लिए। जैसे कि खाना, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब अगर हम कलेक्टिवली खरीदे तो ये हमारे लिए क्या है, सस्ता पड़ेगा। पर अगर हम पार्टिकुलर एक एक इंसान खरीदे तो हमारे लिए महंगा पड़ेगा, है ना। इसलिए और दूसरा है दोज अवेलेबिलिटी ऑफ गुड हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड बाय द गवर्नमेंट ऑन दीज फैसिलिटीज़। बोल रहा है कि जो भी है अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छी शिक्षा के लिए जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट, उस पर जो भी पैसे गवर्नमेंट खर्च करते हैं क्या बस उन्हीं पे डिपेंड करता है, और सब चीज़ पे नहीं डिपेंड करता, नहीं, और सब चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि हम कितने अवेयर हैं उनको यूज़ करने के लिए, हम कितना उन्हें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है। और बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे कि पब्लिक हॉस्पिटल्स, पब्लिक जो भी प्राइवेट स्कूल्स खुल रहे हैं उन पे, पब्लिक का छोड़िए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो भी अब खुल रहे हैं उन पे भी डिपेंड करता है, लोगों के भी अवेयरनेस पे डिपेंड करता है, और लोग कितना अपने आप को प्रिवेंट करते हैं डिजीज़ से, उस पर भी डिपेंड करता है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे कि एक यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी जो रूरल पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश का, उसमें मेल और फीमेल के बारे में कुछ कंपैरिजन दिया हुआ है। जैसे लिटरेसी रेट उत्तर प्रदेश में क्या है, मेल का 52% और फीमेल का बस 19%। वैसे लिटरेसी रेट चिल्ड्रन का जो एज ग्रुप 10 to 14 है उसमें क्या है 68% मेल का, और फीमेल उसमें भी 39%। वैसे ही परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रन एज 10 to 14 अटेंडिंग स्कूल, उसमें मेल 64 है और फीमेल इसमें भी 31% है ना। फीमेल यहाँ सब में पीछे। फिर उसी के बेसिस पे आपको ये भरना है, भर लेना आप।
अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स वैसा इंडेक्स होता है जो कि हम लोग निकालते हैं एक हाइट, किसी भी इंसान का हाइट मीटर में डिवाइड करते हैं, किसी भी इंसान का वेट केजी में, उसको डिवाइड करते हैं किसी भी इंसान के हाइट मीटर के स्क्वायर से, ठीक है। उसे क्या निकलता है? हमारा BMI निकलता है, बॉडी मास इंडेक्स। जिस भी इंसान का बॉडी मास इंडेक्स जो है 18.5 से कम आता है वो क्या होता है? वो बहुत ही ज़्यादा अंडर नरिश पर्सन होता है। और जिसका BMI क्या होता है 25 से ऊपर आता है वो क्या होता है? वो ओवरवेट पर्सन होता है। और इससे भी हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कंट्री अपनी BMI इंडेक्स रिलीज करते हैं, जिससे हम कंपेयर करते हैं कि कौन से कंट्रीज़ का हेल्थ रिपोर्ट जो है वो कैसा है, कौन सा कंट्री कितना ज़्यादा कितना ज़्यादा न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो अच्छा है, ठीक है। ये हम लोग पता करते हैं। अब एक है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पब्लिश करता है क्या? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये लगभग 177 कंट्रीज़ का रिपोर्ट पब्लिश करता है, जिसमें कि तीन चीज़ों के बेसिस पे कंपैरिजन होता है कंट्रीज़ का। पहला है एजुकेशनल लेवल, फिर दूसरा है हेल्थ स्टेटस, और तीसरा है पर कैपिटा इनकम। एजुकेशनल लेवल, हेल्थ स्टेटस और पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे क्या होता है? कंपैरिजन होता है। यहाँ देखिए एक रिपोर्ट, यहाँ पे एक टेबल चार्ट दिया हुआ है जिसमें कि 2011 के ईयर के बेसिस पे कुछ कंपैरिजन किया गया है। तो यहाँ पे श्रीलंका का जो है वो ग्रॉस नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम दिया हुआ है, इंडिया का दिया हुआ है, म्यांमार का दिया हुआ है, पाकिस्तान का दिया हुआ है, नेपाल का दिया हुआ है और बांग्लादेश का दिया हुआ है। वहीं पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट दिया हुआ है सारे कंट्रीज़ का। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट मतलब कि हम उस कंट्री में पार्टिकुलर जब बच्चों का जन्म होता है तो वहाँ पे कुछ सजेशन किया जाता है कि ये बच्चा इतने साल तक जिएगा, तो उसी का एवरेज निकाला गया है, उसी को कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। फिर वही है लिटरेसी रेट फॉर 15+ ईयर्स, मतलब जो भी 15 साल से ज़्यादा के बच्चे हैं उसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो पढ़े लिखे हैं, उनका है। फिर यहीं पे ह्यूमन जो है इस रिपोर्ट में इन कंट्रीज़ का जो भी रैंक है वो दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि हमारा इंडिया का क्या है 135, श्रीलंका से भी पीछे है हमारा इंडिया, है ना। म्यांमार का है 150, पाकिस्तान का 146, हाँ पाकिस्तान से आगे है, और नेपाल का है 145, बांग्लादेश का 140। तो ये 177 कंट्रीज़ में से बताया जा रहा है, 177 में से हमारा कंट्री कहाँ स्टैंड करता है? 135 नंबर पे। इतना बड़ा कंट्री होने के बावजूद इट इज़ एट वेरी लो लेवल। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है कि डेवलपमेंट तो हो रहा है, पर डेवलपमेंट एक सस्टेनेबल तरीके से हो रहा है कि नहीं, है ना। क्योंकि बहुत सारे सेंचुरीज से, हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी से कुछ साइंटिस्ट जो है वो बहुत वार्निंग दे रहे हैं कि जो अभी का टाइप है डेवलपमेंट का वो सही नहीं है, वो सस्टेनेबल नहीं है, वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या है, वो सही नहीं है। अगर इस बेसिस पे चलता रहा तो हमारा इन्वायरमेंट एक टाइम पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। चलिए एक केस दिया हुआ है ग्राउंड वाटर इन इंडिया का, जहाँ पे बहुत सारी जगह पे जैसे कि पंजाब में, वेस्टर्न यूपी में, ये नोट किया गया कि जो वाटर लेवल है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे घटता जा रहा है। पानी का लेवल क्या है, वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि पानी का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। वाटर माना कि एक सस्टेनेबल रिसोर्स है, बट वाटर एक ऐसा रिसोर्स है कि जो कि जल्दी नहीं बन सकता, उसको बनने में क्या लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और ओवर यूजिंग के कारण एक टाइम ऐसा आएगा जब वाटर हमारा ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास पानी नहीं बचेगा। वेरी मच टफ केस इट इज़। इस पर हमें अगर ध्यान नहीं दिया तो यही होगा। चलिए इनको पानी, वैसे तो ग्राउंड वाटर किससे बनता है, बारिश के पानी से बनता है ना, और बारिश ही नहीं होगा तो कहाँ से आएगा ग्राउंड वाटर। और बारिश इतना बूंद नहीं आता, बारिश इतना नहीं होता कि हमारा उतने लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर फिर से हो सके, रिप्लेनिश कर पाए। अब नॉन रिन्यूएबल कैसे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? वैसे रिसोर्सेज जो कि अगर एक बार ख़त्म हो जाए तो वो दोबारा बनाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, जिसको दोबारा फिर से नहीं बनाया जा सकता। वैसे रिसोर्सेज को कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। जैसे कि कुछ क्रूड ऑयल्स, कोल्स, पेट्रोलियम, दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, है ना, जो कि अर्थ से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। वो हमारे पास बल्क अमाउंट में रहते हैं, हम उन्हें यूज़ करते हैं, पर अगर एक बार वो ख़त्म हो गए तो वो बनाना बहुत मुश्किल है। जैसे देखिए कुछ रीज़न है जिसके पास अभी कितने रिजर्व बचे हुए हैं इन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के, बताया गया है। और ये भी बताया गया कि नंबर ऑफ़ ईयर्स ये रिसोर्सेज कितने ज़्यादा दिन टिकने वाले हैं। तो यहाँ देखिए पहला का बताया 78.1, बस इतना ही, लगभग 70 साल। उसके बाद दूसरा का 12.1, बस 12 साल। और पूरा का बताया गया बस 53.3 ईयर। इतने में तो क्या ही होगा, इतने साल तो हम भी जिएंगे, मतलब हमारे जीते जी सब खत्म हो जाने वाला।
अगर हमने अभी से इसके बारे में सोचना नहीं शुरू किया तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारे पास ये सारे रिसोर्सेज नहीं होंगे और हम इन सारे रिसोर्सेज के बिना कैसे जिएंगे। हमारा लाइफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, हमें अलग अलग तरह के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, यही होगा। इसलिए अब हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं ताकि ऐसा मौका नहीं आए हमारे लाइफ में। चलिए यहीं पे ये चैप्टर थोड़ा और बाकी है, उसके बाद यहीं पे ये चैप्टर क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। देखिए, इन जनरल द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज पेरिनियल। जो भी डेवलपमेंट है, जो सवाल है कि डेवलपमेंट का और प्रोग्रेस का, अब ये कभी ख़त्म होने वाला तो नहीं है, बचपन से लेकर के जब तक हम लोग जीते हैं। फ्रॉम द फॉर्मेशन टू द डिस्ट्रक्शन, फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंडिंग, हम हमेशा क्या सोचते हैं, हम आगे बढ़ के कुछ अच्छा करें, कुछ अचीव करें, ठीक है। तो यही ना है डेवलपमेंट, कुछ आगे बढ़ना, कुछ अचीव करने के बारे में सोचना। और ये जो हमारा विश है, ये जो हमारा गोल बनाने का कैपेसिटी है, ये क्या होने वाला है, ये कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। ये क्या है, पेरेनियल है ना। अब आगे क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और इसका पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।